अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मोबिलाइजेशन चैप्टर 5 के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को। ये पास पेपर्स में बहुत बार आया हुआ है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। तो बेसिकली अगर कोई भी हाइपोमोबाइल जॉइंट है तो उसको मोबिलाइज करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, मेटलैंड एंड केल्टन बोन। इन दोनों ने अलग अलग टेक्निक्स बताई थी। मेटलैंड ने जो टेक्निक्स बताई थी वो नॉन थ्रस्ट ऑसिलेशन टेक्निक्स थी, और जो केल्टन बोन ने बताई थी वो नॉन थ्रस्ट सस्टेन टेक्निक्स थी। मेटलैंड ने नॉन थ्रस्ट ऑसिलेशन टेक्निक्स के अंदर यूज़ की थी वो फिजियोलॉजिकल मोशंस थी एंड जॉइंट प्ले मोशंस थी। जॉइंट प्ले मोशंस ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में ही सारी कवर करवाई थी। बेसिकली वही स्लाइडिंग ग्लाइडिंग और जो स्पिनिंग मोशंस होती हैं उनको हम जॉइंट प्ले मोशंस कहते हैं। और जो केल्टन बोन था इसने क्या यूज़ की थी, इसने सिर्फ और सिर्फ जॉइंट प्ले मोशंस यूज़ की थी। मेटलैंड ने 4 ग्रेड्स बताए थे मोबिलाइज करने के लिए जॉइंट को, और केल्टन बोन ने 3 ग्रेड्स बताए थे। जो मेटलैंड ने ग्रेड्स बताए थे ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, और क्लिनिकल तौर पे हम ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू केल्टन बोन। ये क्लिनिकली हम इनको इतना यूज़ नहीं करते। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी मेटलैंड टेक्निक्स को। तो उससे पहले थोड़ी सी हम एनाटॉमी कर लेते हैं जॉइंट की। तो जो जॉइंट होता है वो बेसिकली दो बोन से बनता है, और इसके सराउंडिंग में इसको पूरे जॉइंट को कवर किया होता है कैप्सूल ने। तो बेसिकली हाइपरमोबिलिटी होती किस वजह से है, या डीएंस बन जाए, या फिर ये जो कैप्सूल है और जो इसके पेरी आर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उन वो स्टिफ हो जाए तो वो क्या करते हैं, वो जॉइंट को मोबिलाइज नहीं होने देते, हिंड्रेंस काज करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमने मोबिलाइज करने से जॉइंट से पहले, ठीक है, कोई भी अगर हाइपरमोबाइल जॉइंट है तो उसको मोबिलाइज करने से पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्ट्रैक्ट करने से उस जॉइंट के दरमियान में स्पेस बन जाएगी। जब दो यानी कि बोन्स के दरमियान में स्पेस बन जाएगी तो इसका मतलब है कि ज़्यादा इजीली हम उसको क्या करेंगे, ओसिलेट कर सकेंगे बोन को। फॉर एग्जांपल ये क्लिनोइड कैविटी है, ठीक है, ये फिक्स्ड बोन है, और ये क्या है, ये ह्यूमरस हेड है, ये मूविंग बोन है, इसने मूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इनको मोबिलाइज करने के लिए जॉइंट्स को तो डिस्ट्रैक्ट कर लूँगी। जब डिस्ट्रैक्ट करूँगी तो ये जॉइंट के दरमियान में स्पेस बन गई है, अब ये इजीली मूव कर सकेगी बोन। तो जब मैंने इसको डिस्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर क्या आ गई हमारे पास, अवेलेबल जॉइंट प्ले। ठीक है, जॉइंट प्ले वही होता है कि कितनी ये बोन है ना, ये मूव कर सकती है जॉइंट के अंदर, उसको हम जॉइंट प्ले कहते हैं। तो ये अब हमारे पास अवेलेबल जॉइंट प्ले आ गया है इस बोन को डिस्ट्रैक्ट करने से जॉइंट को। तो जो ओसिलेशन टेक्निक्स थी मेटलैंड की, उसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अब ये ह्यूमरस की है बोन है ना, तो इसने मूव करना है ना, तो जब मैं इसको मूव करवाऊंगी, इसकी मोबिलाइजेशन करवाऊंगी, तो ये बोन क्या करेगी, ये ओसिलेट करेगी, यानी कि ऊपर नीचे इस तरह ये ओसिलेट करेगी। जब ये ऊपर नीचे मूव करेगी तो जाहिर सी बात है, मूव करने से क्या करेगी, ये तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है जॉइंट कैविटी के अंदर, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो जो ग्रेड 1 आ जाता है ना, वो क्या कराएंगे हम विद इन द जो स्टार्टिंग और जो बिगनिंग रेंज होती है ना, उसके अंदर हम करवाएंगे ग्रेड 1, और स्मॉल एम्पलीट्यूड होगी। ठीक है, स्मॉल एम्पलीट्यूड यानी कि इधर से लेकर इधर जो ये बून ट्रेवल करेगी ना, इसको हम कहेंगे कि ये इसकी एम्पलीट्यूड है, तो ये स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेड 1 के अंदर स्मॉल एम्पलीट्यूड रिथमिकल ऑसिलेशंस को हम परफॉर्म करेंगे स्टार्टिंग रेंज या कह सकते हैं बिगनिंग रेंज में। ठीक है, अच्छा, तो ये साथ साथ मैं आपको ना ये पिक्चर ड्रा करके बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जो ग्रेड 2 आ जाता है ना, ग्रेड 2 बेसिकली वो हम उसके अंदर क्या करवाएंगे, इसके अंदर हमने लार्ज एम्पलीट्यूड रिदमिकल ऑसिलेशंस को परफॉर्म करना है विद इन द रेंज, यानी कि जितनी उस हाइपोमोबाइल जॉइंट जहाँ तक मूव कर रहा है ना उसकी वो है रेंज। तो विद इन द रेंज रह के हमने क्या करवाना है, ग्रेड 2 को अप्लाई करना है। लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लार्ज एम्पलीट्यूड यानी कि इधर तक ये बोन को हमने मूव करवाना है, तो ये हो जाती है इसकी एम्पलीट्यूड। फिर आ जाती है बेसिकली अब टिश्यू रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि ये जो कैप्सूल है ना, अगर ये स्टिफ हो गया है तो ये क्या कर रहा है, ये हाइपोमोबिलिटी काज कर रहा है। तो इस कैप्सूल की स्टिफनेस की वजह से जो रेजिस्टेंस आ रही है उसको हम कहते हैं टिश्यू रेजिस्टेंस। तो ये जो लाइन है ना, ये शो कर रही है टिश्यू रेजिस्टेंस को। ठीक है,
और जो ये लाइन है ना ये शो कर रही है एनाटॉमिकल लिमिट को। एनाटॉमिकल लिमिट क्या होती है, हर एक जॉइंट की एनाटॉमिकल लिमिट होती है, यानी कि अगर हम ज़्यादा ही इसको स्ट्रेच कर देंगे तो वो तो डिसलोकेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने एनाटॉमिकल लिमिट के अंदर अंदर ही जॉइंट को ओसिलेट करना है या स्ट्रेच करना है, ठीक है। तो फिर आ जाता है ग्रेड 3। ग्रेड 3 के अंदर हमने लार्ज एम्पलीट्यूड रिदमिकल ऑसिलेशंस को परफॉर्म करना है अप टू द लिमिट ऑफ द टिश्यू रेजिस्टेंस। इसके अंदर क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये है ना, तो इसको हम मूव करेंगे अप टू दी, ठीक है, लिमिट ऑफ द टिश्यू रेजिस्टेंस। यानी कि ये जो है, अब ये जो बोन है ना ये यहाँ से लेके इसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगी और वो यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है, अप टू दी जो है वो टिश्यू रेजिस्टेंस तक। अब हमने इसको मूव करना है, इस बोन को ओसिलेट करना है। तो ये आ जाता है ग्रेड 3। और जो ग्रेड 4 है उसके अंदर हम क्या करेंगे, लार्ज एम्पलीट्यूड रिदमिकल ऑसिलेशंस को हमने परफॉर्म करना है एट द लिमिट ऑफ द टिश्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि इसको हम यहाँ तक मूव करेंगे ताकि जो है वो इसको हम इसलिए अप टू दी, ठीक है, लिमिट तो इधर कर रहे हैं हम, ठीक है। और जब हम ये एट द लिमिट ऑफ द टिश्यू रेजिस्टेंस यानी कि ज़्यादा एम्पलीट्यूड अप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एम्पलीट्यूड बढ़ गई है, लार्ज एम्पलीट्यूड रिदमिकल ऑसिलेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं अप टू दी टिश्यू रेजिस्टेंस के लिए। और जहाँ ये जो हम अप टू दी और एट द लिमिट ऑफ द टिश्यू रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं, ये ताकि जो जॉइंट है ना, कैप्सूल है, उसके ऊपर स्ट्रेच आए, ये हम इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेच आए ना वो एट दी और विद इन द लिमिट हो, एनाटॉमिकल लिमिट आए, ठीक है। अगर बियॉन्ड दी एनाटॉमिकल लिमिट होगा तो क्या आ जाएगी, डिसलोकेट हो जाएगा वो जॉइंट। तो इसलिए हमने एट द लिमिट ऑफ दी एनाटॉमिकल लिमिट के अंदर अंदर इसको परफॉर्म करना है। तो फिर आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, आ जाता है कि इसकी इंडिकेशंस क्या है, ठीक है। अच्छा, अब वो मैं कवर करवाती हूँ आपको इंडिकेशंस। अच्छा, ग्रेड 1 और जो 2 है ना ये हम करवा रहे हैं पेन रिलीफ के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में भी पूछते हैं, इसमें से एमसीक्यूज़ आ जाते हैं इंडिकेशंस में से। तो ग्रेड 1 और 2 हम पेन रिलीफ करने के लिए करवाते हैं। और उसके अलावा जो मसल गार्डिंग की वजह से मसल स्पैज़म हुआ होता है ना, उसको रिलीव करने के लिए हम ये करवाते हैं मसल गार्डिंग के अंदर, पेन रिलीफ के लिए करवाते हैं। और जो मसल गार्डिंग की वजह से मसल स्पैज़म हुआ होता है ना, उसके लिए हम करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम ग्रेड 3 और जो 4 है ना ये स्ट्रेच के लिए करवाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम स्ट्रेच करते हैं, तो ग्रेड 3 और 4 स्ट्रेच के लिए होता है, ग्रेड 1 और 2 पेन रिलीफ करने के लिए हम करवाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर उसने बताया हुआ है कि जब ये बोन जो होती है ना ये मूव करती है ना ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, तो ये जो जॉइंट कैविटी होती है आपको पता ही है कि इसके अंदर होता है साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो जब ये बोन ओसिलेट करती है इस जॉइंट कैविटी के अंदर, तो इसके अंदर जो फ्लूइड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो क्या करता है, वो मूव करता है। जब वो मूव करता है ना तो उसकी मूवमेंट की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो इस आर्टिकुलर कार्टिलेज को मिलते हैं। तो इस वजह से बोन की जो होती है ना वो डिजनरेशन नहीं होती, बल्कि उनको कार्टिलेज वगैरह मिलते रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो कार्टिलेज को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, ठीक है। एक इस वजह से होते हैं और इसका एक मैकेनिज्म ये है कि जब हम ये बोन ओसिलेट करती है ना तो इसकी वजह से मैकेनो रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। आपको पता ही होगा कि ये जॉइंट के अंदर पड़े होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स, जब वो स्टिमुलेट होते हैं ना तो वो जो पेन की पाथवेज जा रहे होते हैं जिसको हम नोसिसेप्टिव पाथवेज कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और उसके अलावा ब्रेन स्टेम के लेवल पे होते हैं, ठीक है। ये उनको ब्लॉक कर देते हैं जब मैकेनो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं।
तो उसकी वजह से हमारी क्या होती है, पेन रिलीफ हो जाती है। तो ये जो दो मैकेनिज्म्स होते हैं ये ग्रेड 1 और 2 के अंदर हो रहे होते हैं कि इसके अंदर मैकेनोरेसेप्टर एक तो स्टिमुलेट हो रहे होते हैं, और दूसरा क्या हो रहा है कि साइनोवियल फ्लूइड मूवमेंट की वजह से न्यूट्रिशन मिल रही होती है इस कार्टिलेज को। नेक्स्ट आ जाती हैं केल्टन बोन टेक्निक्स। केल्टन बोन ने मोबिलाइज करने के लिए जॉइंट को 3 ग्रेड्स दिए थे। ग्रेड 1 के अंदर हमने लूजन करना होता है कैप्सूल को। तो कैप्सूल को लूजन करने के लिए हम स्मॉल एम्पलीट्यूड की डिस्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे और ग्लाइडिंग अप्लाई करेंगे। तो ये देख सकते हैं आपके स्मॉल एम्पलीट्यूड डिस्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे हम जॉइंट के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कैप्सूल के जो फाइबर्स हैं ना वो लूजन होंगे। ग्रेड 2 के अंदर यानी कि इतनी एम्पलीट्यूड में हमने डिस्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है ग्रेड 1 के अंदर। ग्रेड 2 के अंदर हमने जो जॉइंट कैप्सूल के फाइबर्स हैं ना उनको टाइटन करना होता है। तो टाइटनिंग करने के लिए हम इनफ डिस्ट्रैक्शन और ग्लाइडिंग अप्लाई करेंगे, यानी कि ग्रेड 1 से ज़्यादा हम इसके अंदर डिस्ट्रैक्शन और ग्लाइडिंग अप्लाई करेंगे ताकि जो जॉइंट के कैप्सूल के फाइबर्स हैं वो टाइटन हो सके। एक इसने इसके अंदर वर्ड यूज़ किया हुआ है स्लैकनिंग। स्लैकनिंग का मतलब भी यही होता है कि टाइटन करना। फॉर एग्जांपल अब ये क्या है कि ये जो होते हैं ना कैप्सूल के जो फाइबर्स होते हैं ये वो इस तरह वेवी फॉर्म में होते हैं। तो हमने इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन अप्लाई करनी होती है कि ये जो फाइबर्स है ना वो वेवी फॉर्म से हो जाए स्ट्रेट, यानी कि इनके अंदर इन बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाए, ग्रेड 1 से ज़्यादा टेंशन हो। ठीक है, यहाँ पे हम लूजनिंग कर रहे हैं ताकि उसकी जो टेंशन है ना फाइबर्स की वो कम हो सके, लेकिन ग्रेड 2 के अंदर हमने जो फाइबर्स की टेंशन है ना उसको इंक्रीज करना है। तो हम क्या करते हैं कि उसको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे इसके अंदर। ग्रेड 3 आ जाता है, तो ग्रेड 3 के अंदर हमने जो कैप्सूल है ना उसको स्ट्रेच करना है। तो उसको स्ट्रेच करने के लिए हम ग्रेड 2 से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे ग्रेड 3 के अंदर। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन और ग्लाइडिंग अप्लाई करेंगे ताकि जो कैप्सूल के फाइबर स्ट्रेच हो सकें। आपको पता ही है कि जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसके बाद मसल्स फाइबर्स के अंदर रिलैक्सेशन का फिनोमेना होता है, तो हम इसके अंदर स्ट्रेच अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ग्रेड 2 के अंदर हमने क्या करना है कि ज़्यादा एम्पलीट्यूड की डिस्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है, यानी कि अप टू द टिश्यू रेजिस्टेंस। और ये क्या है कि इसके अंदर हमने एट द लिमिट ऑफ द टिश्यू रेजिस्टेंस से आगे अप्लाई करना होती है रेजिस्टेंस, ताकि स्ट्रेच आ सके कैप्सूल के फाइबर्स के अंदर ग्रेड 3 के अंदर। ठीक है, इसके बाद आ जाती हैं इसकी इंडिकेशंस और इसकी डोजेज आ जाती है। ग्रेड 1 जो होता है वो हम पेन रिलीफ करने के लिए करवाते हैं, ग्रेड 1 और 2 भी, ये दोनों हम करवाते हैं पेन रिलीफ के लिए। ठीक है, और इसकी जो ग्रेड 1 की डोजेज होती है ना ये हम 7 to 10 सेकेंड्स के लिए करवाते हैं, और ये हमने इसके अंदर ग्रेड 1 के अंदर इंटरमिटेंट डिस्ट्रैक्शंस देनी होती हैं। ग्रेड 2 के अंदर हमने पेन रिलीफ करनी होती है, और उसके अलावा हमने जॉइंट प्ले को मेंटेन करना होता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आता है कि इन तीनों ग्रेड्स में से कौन सा ग्रेड ऐसा है जिसके अंदर जॉइंट प्ले भी मेंटेन होता है, तो वो क्या आएगा, क्या आंसर होगा उसका, ग्रेड 2। ग्रेड 3 जो है ना वो हम स्ट्रेच के लिए देते हैं। ठीक है, मेडलैंड्स में जो ग्रेड 1 और 2 थे वो हम पेन रिलीफ के लिए दे रहे थे, और जो ग्रेड 3 और 4 था वो स्ट्रेच के लिए दे रहे थे। लेकिन आपने याद रखना है कि इसके अंदर ग्रेड 1 और 2 हम पेन रिलीफ के लिए दे रहे हैं, और जो ग्रेड 3 है ना वो हम स्ट्रेच के लिए दे रहे हैं। और जो ग्रेड 3 है ना उसकी जो डोजेज होती है ना वो 6 सेकेंड्स के लिए हमने देनी होती है। ठीक है, 6 सेकेंड्स के लिए भी दे सकते हैं। जब हम 6 सेकेंड्स के लिए देंगे उसके बाद हमने थोड़ी सी रिलैक्सेशन करवानी है जॉइंट की, तो फिर उसके बाद हमने 3 और 4 सेकेंड्स के लिए इंटरमिटेंट डिस्ट्रैक्शन करवानी है। ठीक है, तो ये इसकी डोजेज होगी। मैं मेटलैंड्स की आपको पहले बताने की जो, ठीक है, जो मेडलैंड के ग्रेड्स थे ना इसकी भी मैंने आपको डोजेज बतानी थी, मैं भूल गई थी। ठीक है, जो ग्रेड 2 और 3 है ना मेटलैंड के, उसके अंदर हम जो डोजेज अप्लाई करेंगे वो 1 to 2 मिनट्स के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में आ जाती है डोजेज के कितने कितने मिनट्स के लिए हम कौन कौन सा ग्रेड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेनी है। आई होप सो कि आज जितने भी मैंने टॉपिक्स कवर करवाए हैं इन सब के कंसेप्ट आपके अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे।
अगर इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अपने कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कुछ लिंक दिए हुए हैं वीडियोज़ के, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।